जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 9/10/2018 को। इसका शिफ्ट नंबर 1 का जो है हम फुल डिस्कशन करेंगे। इससे जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो ये हमारा साइंस का जो है क्लास नंबर 17 है। यदि आपने इसके पहले सारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए राम का बाण साबित होगा। तो चलिए जो हम शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथियों इसको जो है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है वीडियो आसानी से मिल पाए और आप देख पाएँ और अपने एग्जाम में जो है बेहतरीन कर पाए। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप कमेंट करके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को जो है जहाँ हो सके वहाँ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे सामने है कि डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट के अणु में मौजूद होते हैं। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है उसमें कितना परमाणु होता है यही आपको बताना है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 जो होता है इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब इसमें परमाणु की संख्या बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री में जब बता रहे थे, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो उसमें जो है इसमें हम परमाणु निकालने के लिए बताएं। तो करना क्या होता है, आपको केवल नंबर गिन लेना है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम में देखिए 2 है, उसी तरह से कार्बन में जो है वो 1 है और ऑक्सीजन में कितना है 3 परमाणु है। तो इस तरह से सभी को ऐड कर लीजिए, कितना जाएगा 6। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के अणु में जो होता है वो 6 परमाणु होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं सोडियम के बारे में भी जान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के बारे में तो जान ही लिए, अब सोडियम के बारे में भी जान लीजिए कि सोडियम का संकेत जो होता है वो Na होता है, जो कि इसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, द्रव्यमान इसका 23 होता है और इसको जो है सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। और आप सोडियम को जो है आसानी से चाकू से भी आप आसानी से काट दीजिएगा। जब सोडियम पानी हो या फिर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उस समय जो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन गैस को ये छोड़ता है। सोडियम को जो है मेन रूप से समुद्र की पानी से निकाला जाता है और सोडियम का निष्कर्षण जो होता है वो 2 विधि से किया जाता है, एक कास्टनर विधि के द्वारा और दूसरा जो होता है आपका डाउन विधि द्वारा। जब हम सोडियम निष्कर्षण में कास्टनर विधि का उपयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस समय हम द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन से किया जाता है। जबकि जब हम इसका डाउन विधि से उपयोग करते हैं दोस्तों तो हम इसमें क्या करते हैं, जो द्रवित हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे विद्युत अपघटन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कास्टनर में क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड और डाउन में क्या करते हैं क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इसके साथ दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड को जो है हम साधारण नमक कहते हैं और साधारण नमक में जो होता है अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो कि पृष्ठवेदी होता है। पृष्ठवेदी का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो पदार्थ जो कि पसीजने, जिसके कारण से कोई पदार्थ पसीजने लगता है उसी को हम पृष्ठवेदी कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नमक कभी कभी क्या होता है पसीजता है, तो नमक पसीजने का मेन कारण क्या है कि उसमें जो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, इसीलिए वो आपका पसीजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो यहाँ पे बताना है कि जो किसी कोशिका का अन्य जीवित भाग से एक पूर्ण जीव को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तकनीक को जो है दोस्तों क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है दोस्तों कि कोई प्राणी है उसके शरीर से क्या करते हैं उसके शरीर से कोई कोशिका ले लेते हैं और उस कोशिका को लेकर क्या करते हैं उसी के जैसा एक नया जो है जीव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए और आपको क्लोनिंग से जो है एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो मानव ने सबसे पहले जो क्लोनिंग बनाया था वो डोली नाम की जो भेड़ थी उसका ये क्लोनिंग किया गया था। किसका, डोली नामक भेड़ का। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो होता है वस्तु की क्या दर्शाता है, जो गति होती है वस्तु की गति दर्शाता है किस रूप में, तो जब दिए गए समय अंतराल के दौरान जो होता है औसत चाल और औसत वेग ये वस्तु की गति को दर्शाता है। ठीक है, किस समय, दिए गए अंतराल के समय, यानी कि समय। औसत रूप में यूरेनियम 92 जिसकी द्रव्यमान 35 है यानी कि U235, ठीक है, कि एक विखंडन से कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जन होता है। देखिए जब यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका ये
3 न्यूट्रॉन होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या होता है उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यूरेनियम क्या है, यूरेनियम जो है दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये जो होता है, ये जो जिस वजह से अपने आप एक किरण छोड़ते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होते हैं ये रिलीज करते रहते हैं, और इस प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी बेकरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये विभवांतर और धारा में क्या संबंध है, तो ओम का नियम हमें बताता है कि ये जो है जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम आपको पता होगा। इसमें क्या होता है कि जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट के रूप में क्या आता है, एक वैल्यू आर होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि यहाँ पे हमें विभवांतर, और चूंकि विभवांतर और धारा में क्या है, समानुपाती का रिलेशन है, तो ऑटोमेटिक बात है कि जो विभवांतर को यदि हम दुगना करते हैं तो धारा दुगना होगा, और जिसको आधा करेंगे तो धारा भी आधा होगा। लेकिन प्रतिरोध के बारे में पूछा गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध समान रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, यानी कि स्तनधारी जानवरों में जो कक्ष हृदय कक्ष होते हैं वो कितने कक्षीय हृदय होते हैं। देखिए दोस्तों, कल के ही वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और पिछले कई सारे वीडियो में हम जो इसके बारे में बता चुके हैं कि स्तनधारी हो या फिर पक्षी हो, उसमें जो होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। तो स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। अब साथ ही साथ जो थोड़ा सा फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे वैश्म के साथ साथ चैम्बर या फिर कोष्ठ भी कहा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कक्षीय, ठीक है, यहाँ पे कक्षीय भी आपसे पूछा जा सकता है, कक्षीय हृदय, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब इस्तेमाल भी शब्द किए जाते हैं। मछली में जो है ये 2 वैश्म होता है, जबकि जो उभयचर हो गया जैसे कि मेढक हो गया या सरीसृप हो गया, सरीसृप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रेंगने वाला, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गया, इस सब में जो होता है ये 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जबकि आपका जो मगरमच्छ और घड़ियाल ये अपवाद में है, ध्यान रखिएगा, ये अपवाद में है। मगरमच्छ और घड़ियाल जो है ये सरीसृप है, लेकिन इनका हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, 4 चैम्बर का होता है, ये अपवाद में है। ये 2 चीज क्या है, अपवाद में है। स्तनधारी और पक्षी जितने भी है उसके क्या होते हैं दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि मानव में पूछ देगा तो मानव क्या है, स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 4 चैम्बर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये जो है सजीव है, ये सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। तो जो भी सजीव जीव की वर्गीकरण का जब मूल इकाई की बात करते हैं तो उसको हम जाति को जो है सजीव जीवों का मूल इकाई मानते हैं। आपको पता होगा कि जो लिनियस थे उन्होंने जो है ये वर्गीकरण 2 तरह से किया था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत में क्या किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठ कोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। अब बताना है कि कौन इसमें से होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बस समझने का फेर है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन परमाणु के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन परमाणु के कार्बन का अपरूप आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वो कौन सा कार्बन का अपरूप है जो कि 3 बंध बनाते हैं। देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चारों तरफ से पैक हो जाएगा तभी जो है नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 ही बंध बना रहे हैं, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, फ्री होगा। अब आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में फ्री है तो इसका मतलब है वो क्या है कि वो विद्युत का सुचालक होगा। तब आपको ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि वो विद्युत का सुचालक होगा। तो बताइए कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो पता चल गया होगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी जो है हम कार्बन के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूँ तो हम आपको रिवाइज करवाते रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको इतनी रिवीजन करवाया जाए कि आपको देख देख के सुन सुन के आपको क्या हो जाए, दिमाग में एकदम बैठ जाए, आपको पता भी ना चले कि आप जानते हैं उसका आंसर। जैसे कि कार्बन को बारे में पता है कि इसका संख्या C होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, कार्बन एक धातु है और ये विद्युत का जो है ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। कार्बन के जो होते हैं मेन रूप से वो 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। एक और इसका अपरूप होता है ग्रेफिन। ठीक है, कई बार जो है ग्रेफिन पूछ लिया जाता है, ग्रेफिन भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, और हीरा चमकीला वास्तव में होता नहीं है, बल्कि ये जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उस वजह से ये क्या होता है, आपको चमकीला नजर आता है।
और ग्रेफाइट के बारे में आप 2-3 फैक्ट ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री पाए जाते हैं और 3 जो होते हैं वो आबंध बनाते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट का अन्य नाम क्या है, काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है। फुलेरिन को जो है, फुलेरिन क्या है, कार्बन का नया अपरूप है, इसे कार्बन 60 और फुटबॉल वाली संरचना भी फुलेरिन को ही जाना जाता है। तो ये इतने बातें यदि आप दोस्तों याद रखेंगे तो कार्बन से और कार्बन के चचेरा में मेरा भाई से जितना क्वेश्चन बनेगा वो सारे जो है आपसे आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके बताया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो आपको पता है जो ध्वनि होता है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, जबकि यूवी किरणें, प्रकाश और उष्मा ये सब तो यात्रा कर ही सकते हैं। ध्वनि तरंगे क्या कर सकते हैं, आपका यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि जो होता है वो दोस्तों वो यांत्रिक तरंग होता है और इसको जो होता है ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। चलिए थोड़ी सी ध्वनि के बारे में हम जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्वनि है क्या, तो ध्वनि क्या है दोस्तों, एक कंपन या विक्षोभ है जो कि किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर क्या होता है, ये संचारित होता है। और मुख्य रूप से ध्वनि जो है दोस्तों हम उसको कहते हैं, ध्वनि शब्द के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो क्या होता है, जिसे हम सुन सकते हैं। तो जिससे हम अपने कान से सुन सकते हैं मेन रूप से उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक क्या है, तरंग है, ना कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि के संचरण के लिए जो है दोस्तों किसी न किसी माध्यम की जरूरत जरूर होती है। बिना माध्यम का जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है सबसे अधिक जो है वो ठोस में गति, ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। उसके बाद द्रव में इसकी सबसे अधिक उससे अधिक होती है, सबसे कम जो होता है गैस में। और निर्वात में तो ध्वनि क्या हो सकता है, चल ही नहीं सकता। प्लाज्मा में भी ध्वनि का संचरण संभव है। ध्वनि जो होता है द्रव, गैस, प्लाज्मा में जो होता है ध्वनि क्या होता है, केवल ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस में जो है ये अनुप्रस्थ के रूप में चलती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ पे देता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, और उस ऑप्शन में जो रहता है वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों रहता है। जब दोस्तों ऐसा आपके पास सिचुएशन बन जाए कि दोनों होता है तो हमें क्या करना है, हमें अनुदैर्घ्य तरंग के साथ जाना है, क्योंकि ध्वनि मुख्य रूप से क्या होता है, वायु में चलता है और वायु में ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में काम करता है। हमारे सामने क्वेश्चन है कि लेथेनाइड की परमाणु संख्या क्या है। तो लेथेनाइड की परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है क्या है। देखिए लेथेनाइड क्या हो गया कि लेथेनाइड ग्रुप के बारे में आपसे दरअसल यहाँ पे पूछा गया है। तो लेथेनियम एक होता है लेथेनियम, जिसके नाम पे जो है इस ग्रुप का नाम लेथेनाइड पड़ा है। तो लेथेनियम की परमाणु संख्या 57 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको लेथेनियम नहीं लेथेनाइड का ग्रुप बताना है। तो लेथेनाइड दोस्तों कहाँ शुरू होता है, तो लेथेनियम को छोड़ के जो यहाँ से 58 से हो गया, 58 से लेके कितना 71 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लेथेनाइड। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत सारे में कन्फ्यूजन रहता है कि 57 से 71 होगा, नहीं 57 से नहीं होगा दोस्तों, 58 से 71 होगा। यदि आपसे लेथेनियम पूछ देता है कि बताइए लेथेनियम किस ग्रुप का है, हालांकि इसके ऊपर जो है कल ही क्वेश्चन बताए हैं, कल का ही सेट में आया हुआ था क्वेश्चन। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों डी ब्लॉक का है, बाकी जो लेथेनाइड ग्रुप है वो एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यदि आप जो है इस सार्वभौमिक शब्द को समझ जाइएगा तो इसका आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं और आपको रटने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो सभी जगह पे क्या होता है, लागू होता है वो नियम। सार्वभौमिक नियम का मतलब क्या हो गया, वो नियम जो सभी जगह पे लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच लगता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो ऑप्शन हमारा इसका बी बन जाएगा। कोई भी वस्तु का युग्म है, कोई भी दो वस्तु है उसके बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में सबसे कमजोर बल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल किससे दिया गया था, किसके द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और न्यूटन को जो होता है हम फिजिक्स का मतलब क्या बोलते हैं, जनक कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता किसका अधिक है ये बताना है। तो दोस्तों जो एवोनोइट का क्षर होता है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक प्रतिरोधकता होता है। यहाँ पे आप जो है एवोनोइट का ये क्षर देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट नहीं है उसके जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, एवोनोइट का प्रतिरोध है, ठीक है, एवोनोइट का क्षर है। और सबसे अधिक कम प्रतिरोध पूछे तो वो कौन हो जाएगा हमारा, वो सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। और प्रतिरोधकता और चालकता क्या होता है, एक दूसरे का वित्त क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो चांदी सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है।
कल भी जो है, कल में भी जो है ये क्वेश्चन इस तरह से बताया गया था, इस तरह का क्वेश्चन यानी कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम सबसे बड़े जगत का कौन कहता है? ऑर्थोपोडा प्राणी क्या होता है? ये विशाल समूह होता है, ठीक है। जंतु जगत का या प्राणी जगत का सबसे विशाल समूह कौन है? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऑर्थोपोडा का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऑर्थोपोडा जो होता है वो ग्रीक शब्द, दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो ऑर्थोस जिसका मतलब जॉइंट होता है यानी कि जोड़ होता है, और दूसरा पोडोस जिसका मतलब उपांग होता है। यानी कि इसका ऑर्थोपोडा का मतलब हो गया कि संधि युक्त उपांग। ये जंतु ये क्या होते हैं? जो ऑर्थोपोडा होता है दोस्तों, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसके जो होते हैं पैर आपस में वो संघ मतलब जुड़े होते हैं, और इनका जो होता है शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर के रूप में। खास बात जो इसकी पहचान है, खास बात इसकी पहचान यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जो अच्छा से पता चल जाएगा वो ये चलेगा कि इसमें जो होता है बाहरी कंकाल पाया जाता है। क्या? बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल जो पाया जाता है, और ये बाहरी कंकाल किस चीज़ का बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो बाहरी कंकाल होता है ऑर्थोपोडा का वो किस चीज़ का बना होता है? वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि झींगा। तो झींगा के ऊपर ये क्या है? बाहरी कंकाल है। तो ये अब झींगा क्या है? ऑर्थोपोडा है। केकड़ा हो गया, आप देखे होंगे ना, बाहरी कंकाल ये भी है। तिलचट्टा हो, मक्खी हो, या फिर भृंग हो, या फिर सेंटीपीड हो, बिच्छू, ये सभी में क्या है? बाहरी कंकाल है। बिच्छू के ऊपर में आप देखें ये सब क्या है? कंकाल। कंकाल का मतलब क्या होता है? हम भाषा में हम उसको हड्डी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो सेंटीपेड है इसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? इसको तो हम कनगोजरा कहा जाते हैं। आप क्या कहते हैं बताइएगा। और ये है जो आपका कीड़ा जो उड़ते रहता है इस तरह से, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, भृंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। प्रत्यवर्ती धारा यानी कि एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा जो है ये प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस फार्मूला एक क्या है? E=mc²। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही जो है वो सापेक्षता का जो है नियम दिया था, लेकिन इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मतलब सिद्धांत दिए थे, जिसके ऊपर इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। थॉमस एडिसन जो है, थॉमस एडिसन के द्वारा क्या किया गया? जो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया। जबकि जो आइजैक न्यूटन है, न्यूटन ने क्या किया है? बल गति के जो है 3 नियम दिए हैं, और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया गया है, और बल का ऐसा मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन, इसी के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि संयोजी आबंध। आबंध का मतलब क्या होता है? जिसको हम बंधन कहते हैं, बाउंड कहते हैं वो। संयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे संयोजी बंध पूछा है, तो संयोजी बंध जो होता है दोस्तों वो 3 तरह का होता है। एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप जानते भी होंगे ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अधिकतम जो बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? वो 3 बंधन तक ही बना सकता है, 4 बंधन नहीं बनता है, ठीक है। तो 3 बंधन तक बना सकते हैं, न्यूनतम बोलता तो 1 बोलते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं थोड़ा सा कार्बन के बारे में। और कार्बन के बारे में इसके पहले बता दिए, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट में। कार्बन जिसका संख्या C, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, ये एक धातु है। विद्युत का ये कुचालक है। कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझा चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को जो होता है कली चूना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कली चूना भी इसको कहा जाता है। और ये कली चूना क्या होता है? जब आप इसको कली चूना को जल में घोलते हैं, जल में इसको जब आप घोल देते हैं ना दोस्तों, क्या करते हैं? जल में घोल देते हैं, H2O जल का फॉर्म होता है, तब ये जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको कि दीवार पे पेंट करते हैं। उसी को दीवार पे जब पेंट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करता है, और जो है वो चमकीला बन जाता है। चमकीला किसकी तरह? संगमरमर की तरह, और यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? चमकीला नजर आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर भी कहते हैं, और इसको संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल भी जो बना हुआ है वो संगमरमर से बना हुआ है। रेडियोधर्मी तत्व को डैश में रखा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्व यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको कहाँ रखा गया है? तो जितने भी रेडियोधर्मी तत्व उसको क्या किया गया? मुख्य रूप से वो एक्टिनाइड ग्रुप में रखा गया है। कहाँ? एक्टिनाइड ग्रुप में। अब एक्टिनाइड ग्रुप कौन सा है उसको जरा समझ लीजिए। तो यहाँ जो आपको तो पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो F ब्लॉक है, क्या है? F ब्लॉक है। यहाँ पे नीचा वाला जो हमारा F ब्लॉक है, ये जो आपका ग्रुप है ये लिथेनाइड है। निचला जो ग्रुप आपका कहलाता है वो आपका एक्टिनाइड कहलाता है।
तो ये जो आपका कहलाता है लिथेनाइड में से आपको जो लिथेनियम को छोड़ के बाकी जितना आपका ये सारे 14 एलिमेंट है ये सभी क्या है, लिथेनाइड है। और बाकी जो नीचे वाला आपका है ये एक्टिनाइड को छोड़ के, यानी कि एक्टिनाइड जिसकी परमाणु संख्या 89 होता है, इसको छोड़ के जितना ये बाकी आपका एलिमेंट हो जाता है थोड़ियम से लेके, ये आपका एक्टिनाइड कहलाता है। तो इसी के अंतर्गत क्या रखा गया है, रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट है उसको रखा गया है। आपको बता चुके हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, तो हेनरी बेकरल के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में ओ प्रभावी होते हैं। तो आपको बताना, यहाँ ध्यान रखिएगा, ओ प्रभावी लक्षण के बारे में बताना है जो कि मेंडल के द्वारा किया गया था। तो मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो आपका जो ओ प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था, जो झुर्रीदार जो बीज थे वो ओ प्रभावी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। और ग्रेगर जोन मेंडल को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक भी कहा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित देश ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो सेल में कौन सी ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कोई भी इसका आंसर बता देगा। इसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा में खपत होती है। स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला दोस्तों आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, mgh होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखने में माउस से नहीं बन रहा है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम जो है डिस्कशन में पहले बता चुके हैं। अभी इसी सेट में क्या कर रहा है कि चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। कैल्शियम कार्बोनेट की जब पतली परत बनता है दोस्तों, तभी वो दीवार क्या होता है, चमकीला नजर आता है। तो आप देखे होंगे जब आप दीवारों पे चूना करते हैं, पेंदी चूना से पेद देते हैं, तो उसके बाद सूखने के बाद वो उसमें चमक आता है। तो जो चमक आता है सूखने के बाद जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुका होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर और संगमरमर भी कहते हैं ना, आपको पता ही होगा। इसीलिए वो क्या होता है, चमक आता है। होता क्या है दोस्तों कि हम मार्केट से जो खरीद के लाते हैं चूना, वो दरअसल कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको कली चूना कहते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। और इसी बुझे हुए चूना को जब हम क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं दोस्तों, तो ये जो है हमारा बना लेता है बुझा हुआ चूना, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये बना लेता है आपका। और जब ये आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तब जाके ये कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, CO2 इसका हो जाएगा, क्योंकि ये CO2 के हवा का जो CO2 होता है उसी से ये क्या करती है, अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है इस सेट में अच्छी तरह से कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक बताएं, और वीडियो को जहां तक हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे शेयर करने से क्या देगा, शेयर करने से हमारे सपोर्ट होगा और जाके ज़्यादा लोग हमारे तक पहुंच सके। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमने आज का सेट कवर किया। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।